सबसे पहले पैसेंजर चार्टर की बात करते हैं। हवाई पैसेंजर्स की सुविधाओं और अधिकारों को बढ़ाने वाले एयर पैसेंजर चार्टर का फाइनल ड्राफ्ट इस महीने के अंत तक आएगा। पैसेंजर चार्टर से हवाई यात्रियों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनियों के दबाव में सरकार ने एयरलाइंस को कई रियायतें दे दी हैं। इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं एयर पैसेंजर एसोसिएशन के सुधाकर रेड्डी और एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया। साथ ही और डिटेल्स के साथ मौजूद है रोहन सिंह। आप सभी का स्वागत है। रोहन, पहले मैं आपके पास आऊंगा, तो बताइए जो पैसेंजर चार्टर है इसमें फाइनल ड्राफ्ट में क्या बदलाव किए गए हैं और इससे जो पैसेंजर हैं उनको कितना फायदा या नुकसान हो रहा है, या जो एयरलाइंस है उनको कितना फायदा या नुकसान हो रहा है? जी, पिछले साल मई में सरकार पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट लेके आई थी और उसमें यात्रियों के लिए कई सारी सहूलियतों की घोषणा की गई थी और जो एयरलाइंस है उनकी जिम्मेदारी तय की गई थी। जो कैंसिलेशन की स्थिति में कॉम्पनसेशन कितना मिलना चाहिए और यात्रियों को कौन कौन सी सहूलियतें मिलनी चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड तय किया गया था। लेकिन एयरलाइंस की तरफ से इसको लेकर कई सारी आपत्तियाँ थी। खासतौर पर जो हर्जाना है उसकी रकम को लेकर 5,000 से 20,000 तक की जो रकम है वो ड्राफ्ट में कहा गया था। लेकिन सरकार ने एयरलाइंस बात सुनने के बाद खासतौर पे ये जो दलील दी गई थी एयरलाइंस की तरफ से कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है इतनी हर्जाने को देने के लिए, एक बीच का रास्ता चुना है। और अब अगर एयरलाइंस एक ऑल्टरनेटिव फ्लाइट दे सकती है पैसेंजर को तो उन्हें हर्जाना देने को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इस पर विचार हुआ है। साथ ही जो ड्राफ्ट था उसमें यह कहा गया था कि जो बेस प्राइस से ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो फ्यूल सरचार्ज है उसको भी कंसिडर किया जा सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो कि सीधे पैसेंजर चार्टर से जुड़ी नहीं है लेकिन सरकार ने उसमें भी थोड़ी सी और नरमी दिखाई है, वो है सीट सिलेक्शन को लेकर जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है। मसलन आप विंडो सीट लेते हैं तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। तो सरकार का मानना है कि जो रिव्यू किया गया उसके बाद सरकार को इनका ये मानना है कि ये सही है, ये नियमों के अनुरूप है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए एयरलाइंस को ऐसा करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर एयरलाइंस को लेकर पैसेंजर चार्टर में काफ़ी नरमी दिखा सकती है सरकार और इस महीने के आखिर में जो है पैसेंजर चार्टर का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो आ सकता है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए रोहन। मेरे साथ दो खास मेहमान भी हैं, जैसा कि मैंने कहा था। उनमें से एक सुधाकर रेड्डी जी के पास चलते हैं। तो सुधाकरन जी, क्या लगता है आपको जो फाइनल ड्राफ्ट में बदलाव कर दिए गए पैसेंजर चार्टर में, तो क्या ये अब पैसेंजर चार्टर के साथ खिलवाड़ माने? फिर तो पैसेंजर चार्टर का मतलब ही नहीं रहा। क्या कहेंगे आप? कि 11 महीने के पहले पैसेंजर चार्टर ड्राफ्ट तैयार हुआ है। उसके बाद हम सबको वो ड्राफ्ट भेजा है। उसके बाद वो पब्लिक स्क्रूटनी के लिए भी रखा है वो वेबसाइट में मिनिस्ट्री का। अभी तो फाइनल पैसेंजर चार्टर डिटेल्स अनाउंस करने के लिए मैंने सुना है बहुत डाइल्यूट हो गया है। पहले क्या था, उसके बाद 2-3 दफा उसको डाइल्यूट करके अभी क्या आने वाला है वो तो पैसेंजर फ्रेंडली नहीं होंगे। वो ऐसा इतना महीने के बाद ऐसा पैसेंजर चार्टर लाएंगे तो पैसेंजर लोग कैसा उसमें क्लेम कर सकता है। ठीक है, आप सही रहिए। मेरे साथ परवेज दमानिया भी मेरे साथ हैं। तो परवेज दमानिया, जैसा कि सुधाकर रेड्डी कह रहे हैं कि आप तो एक तो आपने इतना टाइम ले लिया, कई बार आपने उसमें बदलाव किया, और अब जब आप ऐसा चार्टर ला रहे हैं तो उसको कैसे माने कि पैसेंजर के हक में? तो आपको नहीं लगता कि ये पैसेंजर चार्टर बिना दाद का हो गया है, एयरलाइंस के ज्यादा फेवर में हो गया है और जो यात्री है उनको कोई बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा? नहीं, अभी तो फाइनल ड्राफ्ट देखने से ही मालूम पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए था। जो पहले इनिशियल प्रपोजल था दे शुड हैव स्टक टू इट, क्योंकि एयरलाइन गवर्नमेंट हमेशा एयरलाइन के दबाव में आ रहे हैं और फाइनली पैसेंजर्स का कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अगर एयरलाइन इज रियली केयर्स फॉर द पैसेंजर तो एयरलाइन चार्टर तो और स्ट्रिक्ट करना चाहिए ना। एयरलाइन शुड बी मेड अकाउंटेबल फॉर द मिस्टेक्स दे मेड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर फ्लाइट वेदर के कारण डिले हुई या फॉग के कारण डिले हुई तो भी आप फाइन भरो, लेकिन इफ द मिस्टेक इज ऑफ द airline, then airline should be made to compensate heavily to the passengers and it should be according to the original draft of the charter. अगर dilute करके पूरा advantage airline को ही देना था तो ये charter का story government ने चालू ही नहीं करना चाहिए था ना पहले।
The proposal was very good in the beginning. आपके चैनल पे भी इतने इंटरव्यूज हुए थे, and everybody said this is an excellent proposal. Airlines will be made more accountable to the consumer. लेकिन अगर डाइल्यूट करने का तो ये पूरा पर्पस ही डाइल्यूट हो जाता है ना, पर्पस ही नहीं रहता पूरा एयरलाइन चार्टर करने का। तो मुझे ठीक बात है। बहुत शुक्रिया परवेज जी आपका। सुधाकर रेड्डी जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी और सरकार समझेगी कि पैसेंजर के लिए जो काम किया जा रहा है तो पैसेंजर को उनका फायदा होना चाहिए। पैसेंजर चार्टर में अगर एयरलाइंस के फेवर में काम किया जाएगा, जैसा कि ऐसा लगता है इस फाइनल ड्राफ्ट में, तो ये फिर पैसेंजर चार्टर के साथ खिलवाड़ी कहा जाएगा। शुक्रिया रोहन आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी आपसे हम इस बारे में बात करते रहेंगे। सिर्फ चीनी कंपनियां ही नहीं बल्कि गैर चीनी कंपनियों को भी एथेनॉल प्लांट लगाने पर सॉफ्ट लोन मिलेगा। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीनी और गैर चीनी कंपनियों को करीब 12,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन देने के प्रस्ताव को कैबिनेट से कल मंजूरी मिलने की संभावना है। पूरी खबर के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, क्या जानकारी है आपके पास इस बारे में? जो प्रस्ताव है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार इस बार सॉफ्ट लोन सिर्फ चीनी मिलों को नहीं देने जा रही है, बल्कि वो मिलें जो चीनी मिल नहीं है फिर भी एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती हैं, उन्हें भी सॉफ्ट लोन का फायदा मिलेगा। यानी चीनी कंपनियां हों या फिर गैर चीनी कंपनियां जो सीधे मोलेसेस से एथेनॉल बनाना चाहती हैं, वो एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती हैं तो वो भी लगा सकती हैं। सरकार उनको सॉफ्ट लोन मुहैया कराएगी। सॉफ्ट लोन का मतलब ये हुआ कि सरकार उनको कर्ज मुहैया कराएगी और सस्ते ब्याज दर पर मुहैया कराएगी। जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक दोनों चीनी मिलों और गैर चीनी मिलों को कुल मिलाकर करीब 12,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन मुहैया कराया जाएगा और इस पर अधिक से अधिक 5% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। यानी जितना ब्याज आपको लगेगा उसका 5% सालाना सरकार अपने खाते से वहन करेगी। यानी इस पूरे 12,000 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन में करीब यहाँ पे 1,300 करोड़ रुपए सरकार मुहैया कराएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा सरकार ये देख रही है कि सिर्फ चीनी कंपनियां ही नहीं बल्कि दूसरी मिलें भी एथेनॉल प्लांट लगा सकेंगी और एथेनॉल का उत्पादन बढ़ेगा ताकि कच्चे तेल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। इस बात का प्रस्ताव फूड मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और फूड मंत्रालय ने आज ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेज दिया है। कल देर शाम कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सूत्र बता रहे हैं काफी हद तक संभावना है कि कल देर शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए। ठीक है, शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारियों के लिए। अब बाजार की बात करते हैं। बाजार में सुस्ती देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद लगातार चौथे दिन बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी और सेंसेक्स में मामूली बढ़त आई है। बैंक निफ्टी करीब 85 पॉइंट चढ़ा है, लेकिन मिड कैप शेयरों की पिटाई आज भी जारी रही। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज ऑटो और चीनी शेयरों में खरीदारी का रुझान रहा। हालांकि कई मिड कैप नतीजों ने निराश भी किया। द टेलीकॉम कमीशन ने कैप्टिव वीसैट की लाइसेंस फीस घटाने को मंजूरी दे दी है। इससे दूर दराज के इलाकों में संचार व्यवस्था और मजबूत हो सकेगी। इसके अलावा टेलीकॉम कमीशन ने रेलवे का वो प्रस्ताव ट्राई के पास भेज दिया है जिसमें सीसीटीवी कैमरे और सिग्नल सिस्टम के लिए 5G स्पेक्ट्रम की मांग की गई थी। कमीशन के पास सभी मोबाइल ग्राहकों को 100 MB फ्री डेटा और एक डेटा एग्रीगेटर बनाने का प्रस्ताव भी आया था, जिसे खारिज कर दिया गया। उधर ई कॉमर्स पर एफडीआई के नए नियमों की डेडलाइन 1 फरवरी से लागू हो गई है। अब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे प्लेयर्स को अपने कारोबार में कई बदलाव करने पड़ रहे हैं। साथ ही मोबाइल इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ रहा है, जो बता रही है हमारी संवाददाता भावना सती। भावना, एफडीआई के नए नियम लागू होने के बाद ई कॉमर्स कंपनियां क्या बदलाव कर रही हैं, साथ ही इससे मोबाइल ब्रांड्स पर क्या असर पड़ेगा? तो जो एफडीआई की डेडलाइन थी, ई कॉमर्स में एफडीआई की डेडलाइन, इससे माना गया था कि जो ऑनलाइन एक्सक्लूसिव सेल्स होती थी कई सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स की, उस पर भी असर होगा, क्योंकि एक लिमिट दे दी गई थी कि 25% से ज़्यादा जो आप स्टॉक है एक पर्टिकुलर सेलर से नहीं मंगवा सकते। लेकिन ऐसा है कि जो मोबाइल ब्रांड्स हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है, जो एसोसिएशन है इंडियन सेल्युलर और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, उनका मानना है कि ये जो रूल्स है इन्हें अबाइड करने की जो जिम्मेदारी है वो ई कॉमर्स के ऊपर है, मोबाइल ब्रांड्स के ऊपर नहीं है। तो वो अपने चैनल अपने हिसाब से चुन सकते हैं और उनको सेल में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ऑफलाइन सेल्स पर भी इन ब्रांड्स का जो है फोकस यहाँ पर बढ़ेगा ज़रूर, और ये लोग ऑफलाइन स्टोर्स की तरफ जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है, जहाँ हम देखते हैं कि ऑनर जो है वो एक ऑनलाइन एक्सक्लूसिव ब्रांड ही था, सिर्फ ऑनलाइन ही बिकता था, लेकिन अब वो भी रिलायंस डिजिटल और दूसरे पार्टनर्स के जरिए ऑफलाइन मार्केट पर आ रहा है। और जो एसोसिएशन है या फिर जो प्लेयर्स है जैसे लावा है, वो मानते हैं कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो रिटेलर्स की जो नौकरियां यहाँ पर चली गई थी या फिर बिजनेस कम हो गया था, वो अब यहाँ पर ठीक हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, दोनों ही ऑफलाइन मार्केट
और ऑनलाइन मार्केट को। साथ ही जो प्रेडेटरी प्राइसिंग होती थी कि ऑनलाइन में आपको काफ़ी कम कीमत पर मिल जाता था, वो किसी भी वजह से होता था और ऑफलाइन में ज़्यादा कीमत देनी पड़ती, तो ये जो डिफरेंस है ये भी यहाँ पर कम हो जाएगा और इनफैक्ट धीरे धीरे जाकर खत्म हो जाएगा। तो इसके फेवर में है जो मोबाइल एसोसिएशन हो या फिर जो ऑफलाइन प्लेयर्स हैं वो। ठीक है, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए भावना। उधर ई कॉमर्स पर एफडीआई नियमों से कंपनियों और एसोसिएशन का मानना है कि इससे रिटेलर्स को फायदा होगा। अब क्या है, पूरा रीअलाइनमेंट हो जाएगा। ऑफलाइन ट्रेड फिर से स्ट्रांग हो जाएगी, ऑनलाइन ट्रेड जो है वो बिजनेस टू बिजनेस में रहेगी, एज अ मार्केट प्लेस रहेगी, और उसमें जो ये प्राइस इन्फ्लुएंस था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर आज जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्राइजेस करने पड़ेंगे ऑनलाइन को, इसके चलते ऑनलाइन ओनली ब्रांड्स को और ऑफलाइन वाले ब्रांड्स को दोनों के कॉस्ट में सिमिलैरिटी होगी, इसलिए बहुत एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा बहुत सारे लोगों को। तो आई थिंक जो राइट तरीके से कारोबार करते हैं बिजनेसेस, उनको फायदा होगा। चलिए, हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे थे, अब इंटरनेट की बात कर लेते हैं। इंटरनेट पर कैसे रहे सेफ, ये बता रहा है गूगल। जी हां, आज सेफर इंटरनेट डे पर गूगल अपना नया कैंपेन सिक्योरिटी चेक किया लेकर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी सहयोगी भावना सती। तो भावना, गूगल जो अपना ये इंटरनेट कैंपेन लेकर आया है, सिक्योरिटी चेक किया, ये कैसे लोगों को और जागरूक करेगा, जरा बताइए। तो आज सेफर इंटरनेट डे पर गूगल अपना नया सिक्योरिटी कैंपेन चला रहा है जिसका नाम है सिक्योरिटी चेक किया। इसमें होगा क्या कि गूगल के होम पेज पर जाकर गूगल 8 भाषाओं में लोगों को जागरूक कर रहा है कि किस तरीके से आप अपना गूगल अकाउंट या फिर इंटरनेट पर सर्फ कर रहे हैं या एंड्रॉइड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से सेफ रह सकते हैं। क्या वो चीज़ें हैं? तो सबसे पहले तो अगर आप गूगल अकाउंट यूज़ करते हैं तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग को जरूर चेक कर लें। उसमें किसी तरीके का आपको नोटिफिकेशन तो नहीं है, जैसे अगर आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है या फिर किसी और डिवाइस या किसी और कंप्यूटर से आपका अकाउंट तो यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ, उस सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती है और आप उसे उस हिसाब से बदल सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने गूगल अकाउंट यूज़ करते हैं तो उस पर डबल चेक रखें, जैसे कि अगर आप अपने फ़ोन से मोस्टली यूज़ करते हैं लेकिन कोई और डिवाइस जब उसे लॉगिन करता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आए, किस तरीके का कोड आता है, जिससे आप बैलेंस कर सकते हैं कि कहाँ से आपका अकाउंट जो है एक्सेस हो रहा है और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं और उस पर ऐप्स यूज़ करते हैं तो खास ध्यान रखें कि वो गूगल प्ले स्टोर से ही एक तो आप डाउनलोड करें, किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से डाउनलोड ना करें। और गूगल प्ले स्टोर पर गूगल प्रोटेक्ट करके एक प्ले प्रोटेक्ट करके एक आईडी होता है सब पर, किसी भी ऐप पर, तो जब आप वो देखते हैं तो ये इंश्योर करता है कि गूगल ने उस ऐप को वेरीफाई किया है और अब वो सेफ है डाउनलोड के लिए। इसके अलावा जब भी आप ऐप इस्तेमाल करते हैं तो परमिशंस का ध्यान रखें। अगर कोई ऐसी ऐप है जो एक्स्ट्रा परमिशन मांग रही है, जैसे जो सिंपल इन्फॉर्मेशन की कोई ऐप है और वो चाहती है कि आप अपना कैमरा, ऑडियो, ये सब परमिशंस दे, तो ये सोच समझ कर दे। अगर वो ऐप को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है उसमें तो वो परमिशन आप ना दें। इसके अलावा अब फ़ोन को किस एरिया में है, अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो फाइंड माई डिवाइस एक ऐप होता है जिसके ज़रिए आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस एरिया में आपका फ़ोन मौजूद है और साथ ही इसे रिमोटली डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं, आपका फ़ोन खो गया है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, गुजराती, मराठी ऐसी भाषाओं में गूगल अपने होम पेज पर इसकी जानकारी देगा और लोगों को जागरूक करेगा कि आप इंटरनेट जब इस्तेमाल करें तो सेफ बने रहें। ठीक है, शुक्रिया भावना इन तमाम जानकारियों के लिए। फिर से आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर संसद की स्थायी समिति ने ट्विटर को 7 फरवरी को पेश होने के निर्देश दिए हैं। स्थायी समिति ने फेक न्यूज और भड़काऊ पोस्ट को लेकर चिंता व्यक्त की है और इसी सिलसिले में अब ट्विटर और आईटी मंत्रालय से सवाल जवाब करना चाहती है। माना जा रहा है कि संसद की स्थायी समिति संबंधित पक्षों से बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर नागरिक सुरक्षा को लेकर सरकार को कई अहम सिफारिशें कर सकती है। उधर सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि वो फेक न्यूज के खिलाफ प्रभावी उपाय ढूंढे। सरकार ने कहा कि पोस्ट डालने वाले की जिम्मेदारी तय करने और कानून लागू करने के लिए समुचित उपाय ढूंढे जाएं। गृह राज्य मंत्री ने आज लोकसभा को बताया कि सरकार फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खासकर व्हाट्सएप से इस पर ठोस उपाय करने को कहा गया है और व्हाट्सएप ने भी जवाब दिया है कि फेक न्यूज रोकने के कई उपाय किए गए। तो पश्चिम बंगाल का सियासी ड्रामा फिलहाल खत्म होता दिख रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ममता बनर्जी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और विपक्ष के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले को पॉजिटिव बताया और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। They want to control all the agencies, including state agencies also.
tell them to resign from Delhi. Prime Minister, you resign from Delhi and go back to Gujarat if people elect you. If you are elected by the people, Gujarat, you go there. If you see that you have to appoint the state administration also, you want to see the law and order also, you want to see the agriculture also, you want to see the education also, you want to see everything, then only one man government is going on, one party rule is going on. There is no need for democracy. उधर शारदा चिटफंड केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई जांच में सहयोग करने को कहा। हालांकि यह पूछताछ पश्चिम बंगाल से बाहर शिलांग में होगी, लेकिन राजीव कुमार को राह देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अभी सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर, राज्य के पुलिस महानिदेशक और चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस भी भेजा है। वही आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्रालय ने कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए ममता सरकार को केंद्र ने चिट्ठी लिखी है। इसमें राजीव कुमार पर अनुशासनहीनता और सर्विस रूल के हनन का आरोप लगाया है। उधर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जांच को राजनीति के दबाव से मुक्त रखना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सीबीआई की नैतिक जीत बताया। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं, शिलांग में अपीयर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। तो आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई कांड के बाद चुनाव में किसको फायदा होगा, ममता को या मोदी को? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। असम में एनआरसी के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की प्रक्रिया को रोकने पर आमदा है। गृह मंत्रालय ने चुनाव को देखते हुए एनआरसी की प्रक्रिया को 2 हफ्ते के लिए रोकने की अर्जी लगाई थी। अब कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो एनआरसी के काम के लिए कुछ कर्मचारियों को चुनाव से अलग रखे। कोर्ट ने साफ किया है कि 31 जुलाई तक एनआरसी का काम पूरा हो जाना चाहिए। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आज पार्टी के मुख्यालय 24 अकबर रोड में कमरा मिल गया है। उनके नाम की नेम प्लेट भी लगी है। प्रियंका गांधी कांग्रेस में महासचिव हैं और उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ठीक बाद वाला कमरा प्रियंका का दफ्तर होगा। राहुल गांधी ने भी अपने सियासी सफर की शुरुआत इसी कमरे से की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस मुख्यालय में कमरा मिल गया है। इस वक्त जो कमरा आप देख रहे हैं ये प्रियंका गांधी वाड्रा का कमरा है। इसमें उपाध्यक्ष के रूप में कभी राहुल गांधी बैठा करते थे, लेकिन अब इस कमरे को प्रियंका गांधी वाड्रा को दे दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को ठीक राहुल गांधी के बगल वाला कमरा दिया गया है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह का राजनीतिक रसूख प्रियंका गांधी का आने वाले दिनों में रहने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी की भूमिका राष्ट्रीय होगी। उत्तर प्रदेश के ईस्ट उत्तर प्रदेश, पूरी उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार सौंपा गया है। काफी कठिन उनके सामने चुनौती है, लेकिन अब जब कांग्रेस दफ्तर के अंदर प्रियंका गांधी को जो कमरा दिया गया है उससे साफ समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का रसूख, उनकी भूमिका क्या है। ये कमरा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, राहुल गांधी का कमरा था और अब राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के बाद इस कमरे में बैठते हैं जिसमें कभी सोनिया गांधी बैठती थी। तो ये अपने आप में पावर कितनी डेलीगेट की है कांग्रेस प्रेसिडेंट ने प्रियंका गांधी को, उसको समझा जा सकता है। भाई ने बहन को अपने कमरे में से एक जो है कमरा दिया, इसमें उनका स्टाफ बैठता था। प्रियंका गांधी जब से देश लौटी हैं विदेश से, उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश की टीम के साथ वो बैठक कर रही हैं। कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में वो चार्ज भी ले लेंगे और उसके बाद फुल एक्शन में प्रियंका गांधी पार्टी को संभालने की उत्तर प्रदेश में जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करेंगी। तो प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में उनके आने का बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था कांग्रेस के लोगों को और रणनीतिकारों को, और अब फुल फ्लेज प्रियंका गांधी 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय से अपने राजनीति की शुरुआत करेंगी। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली।
यूपी विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू हुआ और बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने हंगामा कर दिया। राज्यपाल राम नाईक के अभिभाषण के दौरान ही विधायकों ने राज्यपाल पर कागज के गोले फेंकने शुरू कर दिए। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही सपा बसपा विधायकों ने विधान भवन में योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में हंगामे के दौरान सपा विधायक सुभाष पासी बेहोश होकर गिर पड़े। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी और बीएसपी विधायकों की निंदा की है। संसदीय लोकतंत्र की गरिमा इस प्रकार के आचरण से गिरती है। जिस प्रकार से राज्यपाल के प्रति वहां पर नारेबाजी हुई, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने गुंडागिर्दी की हद में जाकर के राज्यपाल पर कागज के गोले उछाले और निशाना लगा करके उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया। यह अत्यंत ही निंदनीय आचरण रहा है। उधर प्रयागराज के कुंभ मेले में सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़े योगी महासभा के पंडाल में आज अचानक आग लग गई। हालांकि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 2 पंडाल जलकर खाक हो गए। आग महाराजा टेंट में लगी, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के ठहरने के लिए बनाया गया था। इसके ठीक बगल में योगी महासभा के उपाध्यक्ष महंत बालकनाथ का टेंट भी जल गया। अधिकारियों के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी।